एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबके एग्जाम्स जो अभी चल रहे हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। 4 को अब आपका है फिजिक्स का पेपर। यूपी बोर्ड वालों का मेरे को आइडिया नहीं है, जिसका भी जब भी हो। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं बेटा। एमपी बोर्ड का 25 का जो सैंपल पेपर सॉल्यूशन है वो हम आज करने वाले हैं, लेकिन इसमें सस्पेंस ये है कि क्वेश्चंस के साथ मैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। और ये हो सकता है कि 2 पार्ट में मैं आज ही कवर कर दूं, क्योंकि अगर मैं एक साथ एक ही वीडियो में लेके जाऊंगी तो हम लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं इसको 2 पार्ट में आज ही आपको अवेलेबल करवा दूंगी। पहले पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस कर लेते हैं और दूसरे में जो 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 4 नंबर वाले तक जाएंगे हम, वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। कुछ में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है और उनके कैसे कैसे टाइप एग्जाम में बन सकते हैं वो भी। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि सैंपल पेपर में या आपके पेपर में स्टार्ट होता है वो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। 4 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट अनंत, दूसरा है 0, तीसरा है 1 और चौथा है त्रिज्या के बराबर। तो इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या होता है बेटा? खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। अगर रटा नहीं है तो अगर आपको धारा घनत्व का सूत्र भी पता होगा तो आप उससे भी निकाल लेंगे, और नहीं पता होगा तो पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ, फिर इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बता देती हूँ। धारा घनत्व का एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सबसे पहले मुझे बताओ, धारा घनत्व का सूत्र होता है धारा बटे क्षेत्रफल। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? धारा बटे क्षेत्रफल, और इसी से हम निकालते हैं इसका क्या? एसआई मात्रक। धारा का एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ धारा घनत्व बेटा एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। धारा एक अदिश राशि है। मैं जानती हूं कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, लेकिन फिर भी इसे अदिश राशि की कैटेगरी में रखा गया है। जबकि धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव बना के पूछेगा तो आप गलती करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तीसरा है, किस यंत्र में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? किस यंत्र में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन है वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्टामीटर और प्रतिरोध बॉक्स। इससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, पहले इसका आंसर सुन लो। धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो ये जो उपकरण होगा ये होगा बेटा वोल्ट मीटर। और अगर धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा अमीटर। याद रखिएगा, अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर का प्रतिरोध 0 जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। रीजन, अमीटर तब बनाया गया जब इसके साथ, किसके साथ? धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा गया। अल्प प्रतिरोध का प्रतिरोध बहुत कम हो सकता है, इसीलिए जो आदर्श अमीटर होते हैं उनका प्रतिरोध होता है बेटा 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। 4 ऑब्जेक्टिव यहां से बनने की संभावना। मापी के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर बनेगा, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ेंगे तो अमीटर बनेगा। अगला ऑब्जेक्टिव है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना इसको। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा होती है। ऑप्शन 4 है आपके पास, केवल आर, केवल एल, आर और एल, आर और सी। ठीक है, ध्यान से समझना। बाटहीन धारा की डेफिनेशन बोलती है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ केवल कुंडली या केवल संधारित्र जुड़ा हो। केवल कुंडली या केवल संधारित्र मतलब केवल एल या केवल सी जुड़ी हो तो उस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी बाटहीन धारा।
या तो केवल कुंडली होनी चाहिए या फिर केवल संधारित्र होनी चाहिए, प्रतिरोध का वहां पे जिक्र नहीं है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, केवल एल। तो या तो केवल कुंडली या केवल संधारित्र अगर परिपथ में जुड़ा है तो वो होगी कौन सी धारा? वाटहीन धारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अगला है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, बिल्कुल नहीं। दूसरा है सी बराबर 2 पाई, तीसरा सी बराबर रो अपॉन टी और चौथा है के बराबर 2 पाई अपॉन टी। इसमें 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास 4 है तो इसमें से जो सेकंड है वो आपका सही होगा। अगर के बराबर 2 पाई इंटू टी होता तो ये भी सही होता, लेकिन ये बटे में दिया है, सॉरी टी अपॉन 2 पाई होता तो वो भी सही होता, और सी बराबर 2 पाई है तो ये भी सही है। इन चारों में से तरंग सदिश को व्यक्त करने वाला जो सूत्र है वो है सी बराबर 2 पाई। अगला है प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रकाश के वेग से? बिल्कुल नहीं। प्रकाश के आयाम से, प्रकाश की आवृत्ति से या ध्रुवीकरण से? तो प्रकाश का जो रंग है बेटा वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की आवृत्ति दोनों से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे है आपका प्रकाश की आवृत्ति जो कि सही होगा। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए हैं अभी इतने। फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं आप क्या जो सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक उसे। चलिए हम आते हैं बेटा अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले कांच के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये सबको पता होगा कि कांच के अंदर वायु का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। रीजन क्या है? क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक है वो वायु की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। दूसरा है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन खालिस्तान विवर्तन का उदाहरण है, तो इसे फ्रेनेल या फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। फ्रेनेल विवर्तन का उदाहरण है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। अगला है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है पता होना चाहिए। 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg जो है वो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। 9.11 गुणित 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। इसे ME से दर्शाते हैं। अगला है रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जितनी भी हो हमेशा ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा का योग होती है और ये हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला है खालिस्तान प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलते हैं और एक भारी धातु नाभिक का निर्माण करते हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम है बेटा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में ही 2 अलग अलग नाभिक जुड़ते हैं या 2 से अधिक नाभिक जुड़ते हैं और एक भारी धातु नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर खालिस्तान हो जाता है। तो ये मैंने आपको P और N प्रकार के अर्धचालक निज और बाह्य अर्धचालक में बहुत अच्छे से अर्धचालक में पढ़ाया है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है। क्यों? क्योंकि अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो अशुद्धि मिलाने पे बढ़ती है और अगर चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चालकता अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। यही रीजन है कि किसी अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य असत्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो गामा किरणें हैं गामा किरणों की वेदन क्षमता न्यूनतम होती है? नहीं, गामा किरणों की वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और इसीलिए इनका उपयोग हम कैंसर ट्रीटमेंट या बहुत ज्यादा ऐसे ट्रीटमेंट के लिए करते हैं जहां पे इनका उपयोग होता है। गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये जो है ये कैसा है बेटा? असत्य है। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो बिल्कुल सही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है। आपको इस चैप्टर से बंधन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बंधन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है, ये दोनों तीनों एक बार पढ़ के चले जाना बहुत अच्छे से। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन को भी अच्छे से पढ़ के जाना और रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है उसको भी पढ़ के जाइएगा।
अगला है बेटा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुओं का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? क्षारीय धातुओं का। व्यतिकरण जो फ्रिंजें हैं वो समदूरस्थ होती हैं, समान दूरी पर स्थित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती है, मतलब सारी फ्रिंजें समान दूरी पर स्थित होती है। अगला है जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। नहीं, लेंस को द्रव में डुबोने पर चूंकि उसकी फोकस दूरी घटेगी तो उसकी क्या बोलते हैं क्षमता भी क्या होती है? घटती है। लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये थे फिल इन द ब्लैंक और ये है आपके सत्य असत्य। इससे आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस मॉडल पेपर से रिपीट होंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं, अगर आ गए तो एक बार पढ़ के जाने में कोई वो नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको टॉपिक बताते चलती हूँ कि क्या क्या आपको और पढ़ना है, कहाँ आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उन्हें ऐसे डाल दिया है जो रिड्यूस्ड है, आगे आपको मिलेंगे जो चैप्टर से हटा दिए गए हैं लेकिन फिर भी डाल दिए गए हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। पता चल रहा है आप जबरन में मेहनत कर रहे हो कि मॉडल पेपर डले हुए और हम बिल्कुल रट के चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि है सही जोड़ी। एक तरफ है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसके सामने क्या आएगा? तो सबसे पहले आप देखिए कि इजी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको पता होगी जो कि क्या होता है? 1 + d/f, यानी कि ये आ गया दूसरा नंबर। 1 + d/f किसकी आवर्धन क्षमता होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये भी मैंने आपको निकलवाया है, -VO/UO 1 + d/UE जो होती है वो होती है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये आ गया 3। अब बचा क्या आवर्धन क्षमता में? तो सिर्फ ये बचा है, तो ये -FO/FE होगी किसकी? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिलेबस से रिड्यूस्ड है लेकिन फिर भी आपको दे दिया है ना, तो एक बार पढ़ के चले जाना। मुश्किल है कि इससे क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी देख के जाने में कोई बुराई नहीं है। चालक का ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है, ये है 4। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² जो है वो चालक के ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा की अगर बात की जाए तो 1/2 CV² जो है वो चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आ गया 5th नंबर। चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² होती है, याद रखिएगा। बन सकता है, यहां से बन सकता है, ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना कि चालक की स्थितिज ऊर्जा है 1/2 CV²। आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता याद करके जानी है हर एक स्थिति में। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस स्थिति में नली की लंबाई क्या होगी? सरल में नहीं, संयुक्त में। ठीक है, सरल में तो सिंपल, आपको जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत पर बने के लिए आपको आवर्धन क्षमता याद करके जानी है। संयुक्त में आपको नली की लंबाई भी याद करके जानी है। आगे है बेटा विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, इसके सामने ही दे दिया है विद्युत फ्लक्स का मान EDS cos थीटा, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक, इससे फिर हमने गॉस थ्योरम पढ़ा। गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, साथ ही साथ कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं उससे। आगे है किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है, ये कैसा पदार्थ है? तो ये एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम होती है। तो अगर चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम है तो ये कैसा पदार्थ है? पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को याद करवाया है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। तीसरा है प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति में संबंध। प्रेरण प्रतिघात मतलब कुंडली के लिए प्रतिघात की बात हो रही है, और कुंडली के लिए प्रतिघात होती है क्या? XL, और XL बराबर होता है ओमेगा L, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर बात की जाए प्रेरण प्रतिघात और कोणीय आवृत्ति में संबंध की तो XL बराबर होगा ओमेगा L। और अगर इसका दूसरा पूछ लिया किसका? धारितीय प्रतिघात और कोणीय आवृत्ति में संबंध, तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा C।
प्रेरण प्रतिघात और कोणीय आवृत्ति में संबंध याद रखोगे, XL बराबर ओमेगा एल। धारितीय प्रतिघात और कोणीय आवृत्ति में संबंध XC बराबर 1/ओमेगा C याद रखना है। आगे है धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS एवं शिखर मान का संबंध IRMS बराबर होता है I0/√2। ये भी आपको याद रखना है। धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि RMS और शिखर मान IRMS बराबर होगा I0/√2। ये होता है धारा का शिखर मान और ये होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और ये दोनों में क्या है, संबंध है। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिकल्पनाओं के नाम। एक तो जो आपके चैप्टर में है वो है बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी विकिरण की कण प्रकृति की बात की गई है, फोटोन की बात की गई है, और दूसरा है बेटा कॉम्पटन प्रभाव। ये दो प्रभाव आपको विकिरण की कण प्रकृति के लिए याद रखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूंगी कि आगे इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी चलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ी ही देर में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।